नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। ये विशेष कार्यक्रम अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप हमें देख ही रहे होंगे और मेरे पीछे अगर आप ये ब्रिज देखेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। मैं एक बार फिर से अटल ब्रिज पर आके खड़ा हूं और अहमदाबाद से सीधे आपके पास लाइव आ रहे हैं। कल गुजरात का जो चुनाव है उसका दूसरा चरण का मतदान होने वाला है और गुजरात की जो इतने दिनों की जद्दोजहद आपने लगातार रैलियां देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से यही डेरा डाल के बैठे हुए हैं। अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां, अरविंद केजरीवाल अपने अलग दावे कर रहे हैं और कांग्रेस बात यह कहती हुई नजर आई कि शांति से हमने जमीन पर काफी काम किया है। उन सब का जो निचोड़ है कल शाम 5 बजे पूरा हो जाएगा और उसके बाद 8 तारीख को गुजरात की जनता को यह तय करना है कि क्या इस बार जो आम आदमी पार्टी की एंट्री से थोड़ी राजनीति में खलबली मची है वो सतही थी या जमीन तक आम आदमी पार्टी, नीचे तक आम आदमी पार्टी कुछ घुसने में कामयाब हुई, या फिर कांग्रेस पार्टी की शांति वाली जो पूरी लो की कैंपेन थी उसका असर उनको वापस एक बार सत्ता में लेकर आएगा 27 साल बाद, या फिर से भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मुश्किल के अपनी एक बार फिर से 27 साल का जो उनका लंबा शासन है उसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा जरूरी चुनाव, क्योंकि ये जो हिमाचल से अब दौर शुरू हुआ है 2024 तक, अगर आप इसको देखें तो एक बड़ा बिजी कैलेंडर है 2024 तक, लेकिन उस कैलेंडर में गुजरात के चुनाव का महत्व अलग इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और इसी वजह से लगा कि उन्होंने खुद कमान संभाली इस पूरे चुनाव की। अगर कहीं कोई शक शुबा था कि शायद बीजेपी को लिए कुछ मुश्किल हो तो उसे पूरी करने के लिए वो खुद अपने आप को जनता और वोटर्स के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। थोड़ा आपको और बताता हूं कि आज क्योंकि कैंपेन नहीं हो सकती, आज किसी तरीके का आप गाजे बाजे लेकर, ढोल लेकर और लाउड स्पीकर जो हैं उसको लेकर जनता के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, पर उसके बीच में भी कुछ राजनीतिक संकेत जरूरी होते हैं। आलोचक ये कहेंगे और कह भी रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग देखिए, आज क्योंकि गुजरात में हैं अपनी माताजी से मिलने गए और शाम को वो विजुअल सारी जगह प्रसारित हुए, हम भी आपको दिखा रहे हैं, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? अब प्रधानमंत्री के लिए ये बिल्कुल सही बात है, उनकी माताजी यहां पर हैं तो उनका मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने हर बार इसी तरह से लगाए जाते हैं। उनके आलोचकों को, प्रशंसकों को इसमें अपनी अपनी तस्वीर जो है, छवि जो है उसमें नजर आती है। तो ये तस्वीरें आप भी देखिए, आज प्रधानमंत्री शाम को पहुंचे अपनी माताजी से मिलने के लिए, कुछ समय उनके साथ गुजारा। उसके साथ साथ अभी भी ऐसा नहीं है कि राजनीतिक सरगर्मी जो है वो शांत हो गई। कल 5 बजे के बाद ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने घर जाके अब आराम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अभी भी मेहनत बैकडोर में, बैक चैनल्स में जो उनके ग्रुप हैं और उसको अभी भी करने की पूरी कवायद जारी है। पर सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, कल दूसरे चरण का चुनाव 93 सीटों पर होगा, 14 जिलों में। उत्तरी और मध्य गुजरात के ये जिले हैं और ये तय करेंगे कि गुजरात की सत्ता की चाबी जो है वो किसके पास जाती है। इसमें अहमदाबाद एक प्रमुख शहर है, यहां पर 16 सीटें शहर की हैं और ग्रामीण इलाकों को अगर आप मिला दें तो करीब 23 सीटें ऐसी पड़ती हैं जो अहमदाबाद और उसके आसपास की सीटें हैं। यहां पर ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री ने 2 रोड शो भी किए, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने भी आखिरी दिन रोड शो किया। उसका कितना शहरी इलाकों में असर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह ने खुद शिरकत की। उस बैठक में कल के लिए क्या तैयारी है, बूथ पर कौन है, कहां है, क्या पूरी जो लास्ट मिनट जिसको कहते हैं वो पूरी तैयारी की गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा अहम मौका होता है कि चुनाव से पहले अपने सारे, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं आईज को डॉट कर लें और टीज को काट लें, वो काम इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही होगी। इन सब चीजों पे बात करने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। तनुश्री लगातार पिछले कुछ महीनों से गुजरात में कोशिश कर रही हैं समझने की जनता के मूड को। सोहित भी हमारे पास पहुंचे हैं और सोहित भी आज गए थे कांग्रेस के मेरे दफ्तर का जायजा लेने के लिए, समझने के लिए। पर तनुश्री, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मीटिंग आज हुई है, इधर आ जाइए थोड़ा आप दोनों, आज बीजेपी की जो मीटिंग थी उस मीटिंग के क्या मायने हैं, क्या क्या बातें डिस्कस हुई? अब तो हो गया चुनाव, कर लिया प्रचार, अब किस बात की मीटिंग हो रही है? जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे तेजस्वी सूर्या की एक बात याद आ गई। मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ इतनी रैलीज क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बीजेपी इलेक्शंस को बहुत सीरियसली लेता है, हम आप दूसरी पार्टीज क्यों नहीं लेते और हम लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यही आज एक एग्जाम्पल था कि बीजेपी इलेक्शंस को कितनी सीरियसली लेता है अंकित, कि अब गुजरात इलेक्शंस तो खत्म हो गया और जैसे आपने बहुत ठीक कहा कि बूथ वर्कर्स कहाँ कहाँ थे, उन्होंने किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी
इनकम्बेंसी को खत्म किया, क्या काम किया, कल किस तरीके से वो लोग प्रिपेयर्डनेस रखेंगे, ये तो था ही था एजेंडा में। गुजरात इलेक्शन चुनाव का रिजल्ट लोकसभा के लिए ये किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एजेंडा में था। प्रधानमंत्री खुद इस बात का जायजा ले रहे थे कि हमारे जो वर्कर है, बूथ वर्कर है, जो आर्मी जिसको बीजेपी बहुत बोस्ट करती है कि इतनी बड़ी आर्मी है, उन्होंने कैसे काम किया, इनको कैसे लोकसभा इलेक्शन में 2024 में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी एजेंडा में डिस्कस किया। मतलब 22 की तैयारी के साथ साथ 24 पर भी नजरें अभी से हो गई हैं। सोहित, कांग्रेस ऑफिस में अहमदाबाद में अगर देखो तो उस ऑफिस के अंदर अभी भी लगता है कि थोड़ा सा पुराने जमाने से सिस्टम चल रहा है। तो क्या इस बार बीजेपी को कहने के उन्होंने कहा कि नई कैंपेन है, लो की कैंपेन है, आज क्या दिखाई पड़ रहा था, क्या सरगर्मी थी, बातचीत क्या थी वहां पर? देखिए, कांग्रेस ऑफिस में जिस तरह से आपने कहा पुराने तरीके से जरूर चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो ऑफिस है अहमदाबाद में, उसमें एक उन्होंने एक वहां पर आप देखिए टाइमलाइन चल रहा है एक कि किस तरह से कितना समय बचा, और अभी भी लिखा हुआ है कि परिवर्तन के लिए कितना समय बचा है, और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। जब मैंने बातचीत की, मैंने कहा कि जब टीवी पर हम देख रहे हैं, आप कहीं पर दिख नहीं रहे हैं, वो भी मानते हैं कि हम टीवी पर नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि आप सोशल मीडिया पर हमें नहीं देखेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस बार हमने ये किया है कि एक एक जो कैंडिडेट है वो अपने इलाके में काम कर रहा है और एकदम लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, गाजे बाजे के साथ नहीं। लेकिन जिस तरह से पिछले या पुराने ज़माने में राजनीति होती थी कास्ट बेसिस पर या बाकी चीज़ों को देखते हुए कि कौन है जिनसे बात करने पर कौन इन्फ्लुएंसर है, पिछले ज़माने में जिस तरह से होते थे, सोशल मीडिया वाले नहीं, उन सभी से बातचीत करके वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी को वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। जिस 93 सीटें पर ये चुनाव हो रही हैं, 39 सीटों पर जीती थी 2017 में, जबकि 51 पर बीजेपी जीती थी। उनका कहना है कि कुछ सीटें काफ़ी कम मार्जिन से हारे थे और वहाँ पर लो की तरीके से ज़रूर वो कोशिश कर रहे हैं। तो परिवर्तन का टाइमलाइन भी उन्होंने लगाया हुआ है और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में 2-3 दिनों में वो कह रहे हैं, आप भले आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको दिखने मिले। तो कॉन्फिडेंट अलग लेवल पर है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। हर पॉलिटिकल पार्टी जीत के दावे इसी तरह से करती है चुनाव से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को भी यकीन दिलाना होता है और उसी यकीन को वोटर्स तक ही पहुंचाना होता है। हमारे साथ क्योंकि पहले चरण से भी कई इंडिकेशंस आई हैं, लो वोटर परसेंटेज रहा, बड़ी एक अप्रत्याशित बात रही। इलेक्शन कमीशन ने बीच में आके एक अपील भी कर दी कि अरे भाई शहरों में बाहर निकलिए, वोट कीजिए। उसका अपील का असर दिल्ली में होता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या यहां पर होगा उसका असर, ये भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अजय उमट साहब जुड़ रहे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ पर अहमदाबाद मिरर के चीफ एडिटर हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ संजय जी भी जुड़ रहे हैं, CSDS से जुड़े हुए हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं बहुत सालों से हर चुनाव पर, बड़ी बारीकियां जिनको शायद हम समझते नहीं, उन बारीकियों को भी समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि सवाल यही है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ उससे क्या इंडिकेशन है और दूसरे चरण में अब क्या ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अजय जी आपसे समझना चाहता हूं, इतने सारे आपने गुजरात के चुनाव कवर किए हैं, पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में आपको इस बार नया क्या दिख रहा है सर? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बड़े हावी रहेंगे? मुझे लगता है कि कल जो है काफी वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होगा। पिछले चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट फेज के कंपेयर में सेकंड फेज में चुनाव में मतदान ज्यादा हुआ था। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि जब हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि 2007 के कंपेयर में इस बार वोटिंग कम हुआ, लेकिन आप 2002, 2007, 2012 के चुनाव देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज कम से कम 60 to 62 के बीच में ही रही थी। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि पिछली बार 2017 में इस एरिया में वोटिंग ज्यादा हुआ था, क्योंकि तब हार्दिक पटेल का पटेल अनामत आंदोलन था और वो अनामत आंदोलन का एपिसेंटर कहाँ था? वो सूरत में था, वो अमरेली में था, वो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में था, वो जूनागढ़ में था। सर पिछली बार 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और ये सब डिस्ट्रिक्ट पटेल इलाकों वाले थे। इसलिए पिछली बार बीजेपी को प्रॉब्लम था वो पाटीदार अनामत आंदोलन का। इस बार ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और जो एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल है, बीजेपी अपने वर्कर्स को इतना एक्टिवेट करके बाहर वो पेज मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट में नहीं लेके आई है। लेकिन इसके साथ में ये भी कहूंगा कि सरकार को हराने के लिए भी लोग बाहर नहीं आए हैं। जहां पर वोटिंग ज्यादा हुआ है, जो हमको दिख रहा है ट्राइबल एरिया में, वो ट्राइबल एरिया में हमेशा ही परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज्यादा ही रहता है। सूरत में आप देखो तो 50.4% मिलेगा, जबकि सूरत के बिल्कुल बगल में तापी डिस्ट्रिक्ट में 78.4% मिलेगा। मतलब 28% का अंकित। आप सोचो कि इतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब आदिवासी चुस्त है और शहरी जन सुस्त है, ये बिल्कुल साफ मैसेज है। लेकिन कल के फेज में मैं देख रहा हूं कि उत्तर गुजरात में, सेंट्रल गुजरात में वोटिंग परसेंटेज काफी हाई जाएगा।
अहमदाबाद बड़ौदा में कंपैरेटिवली लो रहेगा, जी। क्योंकि ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग इलाके हैं। पिछली बार भी 23 में से 19 सीट बीजेपी ने अहमदाबाद में जीती थी, और बड़ौदा में ऑल 10, मतलब 29 सीट जो थी अहमदाबाद बड़ौदा से ही बीजेपी ने जीती थी। तो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है अहमदाबाद और बड़ौदा। बिल्कुल, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया अहमदाबाद और बड़ौदा, और उसके बाद कांग्रेस का भी जो उत्तरी गुजरात के क्षेत्र है वहां पर उनका अच्छा वर्चस्व है। संजय जी, जो बात बार बार होती है कि सबसे बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है यहां पर एक्स फैक्टर, जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लगातार रोड शो भी करे। लेकिन अगर देखा जाए सर, तो पैन गुजरात ये एक्स फैक्टर चलता नहीं है। मतलब अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पर तो नरेंद्र मोदी के नाम पर शायद जरूर वोट आता हो। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर नरेंद्र मोदी होते तो जैसे हमने देखा आदिवासी इलाकों में, उत्तरी गुजरात के इलाकों में, वहां पर भी मोदी जी के नाम पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में वोट इधर से उधर स्विंग होता हो। तो आपको क्या लगता है सर, कल जब ये वोटिंग होने वाली है इस सेकेंड फेज में, आपको बढ़त किसकी दिखाई पड़ती है? और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है वो क्या फर्स्ट फेज के बाद इस सेकेंड फेज में और हल्का होगा? देखिए, पहले तो बात करें ओवरराइडिंग फैक्टर की, एक्स फैक्टर की। एक्स फैक्टर का मतलब ये नहीं अंकित कि एक्स फैक्टर से सारे के सारे वोटर एक तरफा हो जाएंगे, एक तरफ शिफ्ट कर जाएंगे अगर वो एक्स फैक्टर प्ले में आ गया। तो एक्स फैक्टर जब काम आता है तो बड़ी संख्या में वोटरों का झुकाव एक तरफ होता है। इसका जैसे मैंने कहा, सीधा अर्थ यह ना निकालें कि सारे वोटर एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसका प्रभाव, उसका किसी समुदाय पर ज्यादा, कहीं पर कम, थोड़ा बहुत दिख पड़ता है, थोड़ा अंतर होता है उसका प्रभाव में। इसी वजह से आपने जिस बात का जिक्र किया, आदिवासी इलाकों में कुछ कम, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम, शहरी इलाकों में कहीं ज्यादा, पढ़े लिखों पर कुछ ज्यादा। यही वजह है कि एक्स फैक्टर का प्रभाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है इन चुनाव में भी एक्स फैक्टर है। मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है, इन चुनाव में भी प्रधानमंत्री का चेहरा एक्स फैक्टर होने वाला है। उन्हीं के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। भले ही दूसरी पार्टियों ने मुद्दों पर ध्यान एक तरह से खींचने की कोशिश की वोटरों की, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है सारा का सारा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अस्मिता का सवाल है, गुजराती प्राइड का सवाल है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल यह है कल किसको बढ़त होगी। देखिए अंकित, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, अभी वोट भी नहीं पड़े, बढ़त किसको होगी। लेकिन गुजरात दूसरे राज्यों के जैसा नहीं है, असम के जैसा नहीं है, यूपी का जैसा नहीं है। जैसे यूपी का एक हिस्सा है वेस्टर्न यूपी, वहां एक पार्टी आरएलडी बहुत मजबूत है। अगर असम को देखेंगे तो वहां एक पार्टी MIM, AUDF कुछ इलाकों में बहुत मजबूत है। यहाँ बहुत फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है जी। रूरल अर्बन का अगर डिफरेंस थोड़ा सा देख ले, इसके अलावा बहुत फ्लैट है, थोड़ा बहुत अंतर है। ये सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस रिलेटिवली मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी किसी एक इलाके में उसका जनाधार नहीं है। या ये ना तो बीजेपी के लिए अप्लाई होता है ना कांग्रेस के लिए अप्लाई होता है। कंपटीशन दोनों के बीच है कल होने वाले चुनाव में। आम आदमी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का प्रभाव जितना हमें 3-4 महीने पहले दिखता था, वहां से उनके सपोर्ट बेस में डिक्लाइन हुआ है। और कल का जो इलाका है, पहले वाले इलाकों से आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी वो कमजोर स्थिति है। जी अजय जी, ये जो चुनाव के बारे में जब सारी चर्चा जो हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लोग भी यहां पर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों के इश्यूज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव को मैनेज ज्यादा बेहतर कर पाती है बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले। तो उनका जिस तरीके से उन्होंने एक पन्ना प्रमुख के नीचे 5 आदमी और लगा दिए, 30 वोटरों पर उनके 6 आदमी काम कर रहे हैं, कौन से बूथ पर कौन होगा, कहां पर कौन कैंडिडेट खड़ा करना है, किस कैंडिडेट के खिलाफ अगर वोट डिवाइड करने हैं तो उसके लिए किस तरीके के लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी का इलेक्टोरल मैनेजमेंट सबसे बड़ा उनकी एडवांटेज होती है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल मैच नहीं कर पा रहे? बिल्कुल अंकित, मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा पेज मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इलेक्टोरल मैनेजमेंट तो अच्छा है, लेकिन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी का माइक्रो मैनेजमेंट जो करना कि भाई कास्ट वाइज वोट को कैसे डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन करने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वो तो आपको देखने को मिलेगी। अगर लिंबायत कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चले जाओ तो 46 में से 36 कैंडिडेट मुस्लिम मिलेंगे, और वो सब बाय एंड लार्ज स्पॉन्सर्ड होते हैं, बाय एंड लार्ज, क्योंकि वही वोट काटते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वहां चुनाव ना जीत पाए। सिमिलरली मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, सूरत पूर्व,
जहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का कथित रूप से किडनैपिंग हुआ था और उसने दूसरे दिन अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया था, वहां 14 में से 12 कैंडिडेट मुस्लिम है, क्योंकि वो 2,03,000 में से 91,000 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो मुस्लिम वोट को कैसे पोलराइज करना, मतलब आई कैन गिव यू सो मेनी सच एग्जांपल्स। लेकिन कास्ट वाइज कहाँ आहिर कम्युनिटी को रखना, कहाँ ओबीसी को रखना, कहाँ पाटीदार को रखना, कहाँ किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा रखना, ये सब चीजें जो बारीकाई से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कास्ट और कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट करना, और फिर कौन सी कम्युनिटी नाराज है, अगर ये कम्युनिटी इस क्षेत्र में नाराज है तो बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके लीडर को टिकट दे दो। अगर कहीं समाज के साथ कोई मीटिंग करनी है, और बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए सीआर पाटिल को इस बार पूरे चुनाव के दौरान डैमेज कंट्रोल में रखा था कि भाई जो बागी कैंडिडेट्स हैं उनको समझाओ, जो निष्क्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी टिकट कटी है उनको समझाओ। और दूसरा कि अमित भाई जो थे वो रोज कोर्स करेक्शन करते थे कि भाई चलो नॉर्थ गुजरात में ये इश्यू है तो अमित भाई उसको हैंडल करेंगे, अगर लगता है सेंट्रल गुजरात में कोई बड़ा इश्यू आ गया है तो अमित भाई उसका रिव्यू करेंगे रात को। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अपने रोड शो के दौरान कांस्टेंट हर एक चीज को मॉनिटरिंग करते हैं। तो इतना बढ़िया मॉनिटरिंग सिस्टम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो बीजेपी इज नॉट विनिंग इलेक्शन, दे आर मैनेजिंग देयर विक्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है। और संजय जी, इस पे मैं आपसे भी एक कमेंट चाहूंगा कि ऐसा जैसे हम लोग भी घूम रहे हैं, लोग ऐसा नहीं है कि उनके पास इश्यूज नहीं है। पेपर फूटने का इशू है, पेपर यहाँ पर हर बोलते हैं पेपर फुटियो कि पेपर लीक हो गया, वो बहुत बड़ा बच्चे उस बारे में बात करते हैं। कई जगह पर अभी भी पानी की, शहर से आप बाहर चले जाइए, आप हाईवे से उतरते ही आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां जरूर हैं। लेकिन क्या यही इस वक्त फर्क है, ये इलेक्टोरल मशीनरी वर्सेज जो रिसोर्सेज बीजेपी के पास है वर्सेज कांग्रेस जिसको कहती है लो की कैंपेन? क्या ये लो की कैंपेन जो कांग्रेस की कोशिश है कि इसको बड़ा लोकलाइज रखा जाए, इसको मोदी वर्सेज राहुल गांधी या मोदी वर्सेज एनीबडी ना बनाकर इसे कोशिश की जाए कि इसको लोकलाइज करें, इतनी बड़ी मशीनरी के सामने क्या आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी रह पाती है? देखिए अंकित, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हुई या नहीं हुई ये तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही हम कह पाएंगे। अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, मान लीजिए चुनाव जीत जाती है, तब तो ये हम सबको मानना पड़ेगा कि लो की कैंपेन की जो स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की, उसने ट्रम्प कर दिया पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट को, जो बीजेपी की जो इलेक्शन मैनेजमेंट है। लेकिन अंकित, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट पे 1 मिनट बोलना चाहता हूं कि मैं इलेक्शन मैनेजमेंट को बुरी चीज नहीं मानता। देखिए, मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई होती है हर चीज के बारे में, पूरा IIM है, तमाम IIM से वो क्या पढ़ाते हैं, वो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। आपको अपना बिजनेस करना है तो कैसे मैनेज करें, किसी भी चीज में मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टूल है। मैनेजमेंट कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट एक तरह से बुरी चीज कब समझी जाती है मेरे हिसाब से, जब आप इस मैनेजमेंट की जो कला है उसका इस्तेमाल दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। आप अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो बार बार जिस बात का जिक्र होता है कि बीजेपी चुनाव जीत नहीं रही है, वो बीजेपी मैनेज करती है। मुझे लगता है मैनेजमेंट भी चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है, वो एक उसका टूल है। चाहे आप कैंपेन कर रहे हैं, आप अपने, हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी तो सफल है, वो हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या लो की कैंपेन की स्ट्रैटेजी सफल होगी या नहीं होगी, मुझे उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूं। हालांकि इसका सीधा सीधा उत्तर तो 8 दिसंबर को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। उत्तर सारे जो भी हम सवाल, जो भी जवाब कर रहे हैं, जो भी इस समय चर्चा चल रही है, उन सबके उत्तर 8 तारीख को जरूर मिलेंगे। अजय जी, कल जब चुनाव होगा, कल जब खुद प्रधानमंत्री यहां वोट डालेंगे, उसके बाद गृह मंत्री का भी यहां पे वोट है, जब चुनाव होगा तो ऐसा कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको आप कल देखेंगे? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की बात शहरों में जैसे बार बार हो रही है कि कम रहेगी, क्या ऐसा इंडिकेटर है जो कल आप देख रहे होंगे, और कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिन पर आपकी खास नजर रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ गुजरात में, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जगदीश ठाकुर, उन्होंने पिछले 2 दिन से ये कहना चालू किया है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, बोलो मीडिया में ऐसी बात चल रही है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहेगा, एक डेप्यूटी सीएम जो है शेड्यूल कास्ट का रहेगा, एक डेप्यूटी सीएम शेड्यूल ट्राइब का रहेगा, और एक अदर मतलब एक मुस्लिम रहेगा। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये कास्ट कॉम्बिनेशन हमारा है। मतलब जो बादाम फैक्टर जो है माधव सिंह सोलंकी के वक्त काम चल रहा था, अब बादाम आ गया है। मतलब बैकवर्ड क्लास, आदिवासी, दलित, मुस्लिम,
एंड आहिर कम्युनिटी एंड आंजना चौधरी, मतलब उत्तर गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में आंजना पटेल चौधरी जो है वो उनकी काफी अच्छी बस्ती है और करीब 9 से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हार जीत को वो कर सकते हैं। दूसरा है मालधारी समाज, जी। जो मालधारी समाज है वो भी बीजेपी से नाराज है, तो उनको संतुष्ट देखना। तीसरा दलितों का वोटिंग कैसा होता है, चौथा मुस्लिमों का वोटिंग कैसा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहां गोधरा में भी वोटिंग होगी, अहमदाबाद में भी वोटिंग होगी, नॉर्थ गुजरात में, सिद्धपुर में, तो देर आर 28 कॉन्स्टिट्यूंसी के जहां मुस्लिम वोटिंग जो है काफी जम के होगी, और मुस्लिम किस कैसा वोटिंग करते हैं और मुस्लिम्स की वजह से हिंदू बैकलेस आता है या नहीं आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए दलित, मुस्लिम, ये वोटिंग मैं देखूंगा, चौधरी कम्युनिटी का वोटिंग देखूंगा, मालधारी समाज का देखूंगा, और शहरी विस्तारों में कितना मतदान होता है, क्योंकि शहरी विस्तार जो है बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है। ठीक है सर। संजय जी, अंत में आप कौन से फैक्टर्स देख रहे होंगे और क्या आपको लगता है कि इस चुनाव का रिजल्ट जो भी रहे उसके एक बड़े इंप्लीकेशन या इंडिकेशन जरूर नेशनल इलेक्शन 2024 में भी पड़ेंगे? क्योंकि एक 27 साल का, मुझे लगता है इसका कोई पैरेलल अगर ढूंढने तो वेस्ट बंगाल में ढूंढ सकते हैं, जहां पर 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा और उसके बाद एकदम जिस तरीके से ममता बनर्जी एक इश्यू को लेकर इतना बड़ा उन्होंने पूरा एक कैंपेन खड़ा कर दिया। तो एज एन एकेडमिक आप इसको किस तरीके से सर कल के जो वोटिंग है उसमें आप क्या फैक्टर्स ऐसे देखेंगे? देखिए, फैक्टर तो मैं कल वोटिंग में टर्नआउट जरूर देखना चाहिए कि टर्नआउट कैसा हो रहा है। जिस बात का अजय जी ने जिक्र किया, अर्बन इलाकों में कैसा टर्नआउट है, और अगर अर्बन इलाकों में टर्नआउट फिर भी बहुत लो रहा तो मुझे इस बात का कुछ संदेह होने लगेगा, या आप समझिए कि सूचक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटरों में थोड़ा उत्साह की कमी है, क्योंकि अर्बन वोटर तो बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन मैं खास तौर पर ये देखने, इस पर नजर रहेगी मेरी। अभी इस बात का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कल 8:30 बजे वोट डाल रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री वोट डालने के बाद उनकी दिनचर्या क्या रहती है, क्या वो कुछ सभाएं कर रहे हैं, क्या सभाएं तो नहीं, पार्टी वर्कर्स के साथ मिल रहे हैं। तो मेरी नजर इस पर रहेगी कि 8:30 बजे सुबह सुबह प्रधानमंत्री वोट डाल रहे हैं, इसके बाद उनकी दिनचर्या क्या रहती है, उससे कुछ और संकेत मिलेंगे। आपने पूछा इसके कोई बड़े संकेत मिलेंगे या इसके कुछ इम्प्लीकेशन है, इन चुनावों के नतीजों के इम्प्लीकेशन 2024 पर। मुझे लगता है इम्प्लीकेशंस तो कोई नहीं है, संकेत जरूर मिलेंगे। अगर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर पाती है इन चुनाव में, और अच्छा करने का पैमाना बहुत अलग अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी के पास 18-19% वोट है, वो एक अच्छा प्रदर्शन होगा। तो कम से कम इस बात का संकेत मिलेगा कि 2024 के लिए आम आदमी पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, और 2024 आते आते कुछ अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपनी पैर पसार लेगी। अगर आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं करती है तो ये उनका जो एक तरह से फॉरवर्ड मार्च है एक्सपेंशन का, उस पर कहीं ना कुछ विराम लगेगा, और जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो पंक्चर होगी नैरेटिव। कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, अगर कांग्रेस नंबर 2 रहती है तो एज एक्सपेक्टेड कांग्रेस कई राज्यों में नंबर 2 है, तो वहीं पे रहेगी। बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना प्रदर्शन पिछली बार से इंप्रूव करें। बीजेपी ये इस बात का जिक्र कर रही है कि सबसे बड़ी जीत होगी। मुझे लगता है बीजेपी के लिए जरूरी है कि एक डिसेंट जीत हो। अगर बीजेपी मार्जिनल जीत होगी बीजेपी की, जिसकी मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई संभावना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या सचमुच सेट इन कर गई है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने दोनों ने हमें बताई हैं। बिल्कुल सही बात है कि मार्जिन्स जो हैं वो शायद डिफाइन करेंगे कि बीजेपी को आगे किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी को मैनेजमेंट से और कैंपेन से आप ढक सकते हैं और कब तक ढक सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए चाहे अब प्रत्याशित रिजल्ट्स ना आए, लेकिन लोग जरूर ये देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी वो एक पार्टी है, कांग्रेस अगर कहा जाए कि एक डिक्लाइनिंग मोड में अगर एक पार्टी है, तो अभी उस पार्टी का अंग्रेजी में शब्द कहते हैं टेल विंड अभी उसके पास है, थोड़ी उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रही है। तो देखना होगा कि वो किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कोशिश पूरी भरपूर ये कर रहे हैं अपने आप को पिच करने की। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने बड़े चैलेंजर के रूप में। तो शायद ये चुनाव जितना जीतने वाली पार्टी के लिए जरूरी है, उतना ही ये चुनाव ये भी तय करेगा कि चैलेंजर नंबर 1 शायद कौन होने वाला है 2024 के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल शाम को कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे बात कर सकें। एग्जिट पोल होने शुरू हो जाएंगे चारों तरफ। हम भी आपके लिए एनडीटीवी इंडिया पर 5 बजे के बाद, जैसे कि आप जानते हैं हम पोल ऑफ पोल्स करते हैं, तो वो लेकर आपके लिए आगे शुरू करेंगे कहां पर क्या बात हो रही है। और सुबह से
मैं, मेरी सहयोगी सोहे, तनुश्री लगातार गुजरात से पल पल की खबर, जो भी आपको गुजरात की इस वक्त वोटिंग की, सेकेंड फेज के पैटर्न्स की, ट्रेंड्स की सारी जानकारी लेकर सुबह 8 बजे से आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है एनडीटीवी इंडिया पर। गुजरात चुनावों की खबर से आपको सीधे दिल्ली में हुए एक चुनाव की खबर के लिए भी ले चलते हैं। वहां पर एमसीडी चुनाव यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव जो थे, उसको लेकर बड़ी जबरदस्त प्रचार हुआ। लगा नहीं कि ये सिर्फ एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, लग रहा था कि पूरा दिल्ली विधानसभा तय करने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन आज 5:30 बजे तक दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करीब 50% वोटिंग हुई। ये थोड़ा आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा जो जैसे वोट हैं उनके जो प्रतिशत है उसका इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से पूरा आकलन करने के बाद ही फाइनल आंकड़ा रिलीज करेगा। लेकिन अभी कम से कम दिख रहा है कि दिल्ली एक बार फिर से उदासीन रही इन चुनावों को लेकर। 2017 के मुकाबले यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक कम दिखाई पड़ रही है। तो कैसा रहा दिल्ली में आज माहौल, इस रिपोर्ट में। रविवार सुबह अपने परिवार के साथ दिल्ली के सिविल लाइंस में वोट डालने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वालों से अपील की कि काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को नहीं। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में अपने 8 साल के काम को दिखाकर चुनाव लड़ा और 15 साल के बीजेपी के शासन के दौरान कूड़े के पहाड़ और साफ सफाई का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि निगम चुनाव वही जीतेगी। अब जनता केजरीवाल जी की सरकार बनाएगी एमसीडी में, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि नगर निगम में भी केजरीवाल करके दिखा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार में वो करके दिखाया है जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी। उधर 15 साल एमसीडी की सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 50 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों की जनसभाएं कराकर आक्रामक चुनाव प्रचार किया। रविवार को मतदान करने पहुंचे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि मोदी जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं तो उनके चेहरे पर वोट मांगने में क्या हर्ज है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, तो इसमें मोदी जी को लाने की क्या बात है। केजरीवाल जी तो हर जगह अपनी शक्ल दिखाते फिरते हैं। जो भी हैं हम लोग सामने जो भी हैं सामने हैं, और भी ज्यादा मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो भी आके जनता के सामने चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आखिर किसके प्रचार में कितना दम था। लेकिन तीनों ही पार्टियों ने, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों ने इस प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वैसे दिल्ली में सुबह वोटिंग की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन दोपहर बाद इसमें कुछ तेजी देखने को मिली। क्लीनेस का इशू मेन है, तो आई थिंक ये जो भी पार्टीज होंगी जो हमारे देश में क्लीनेस ला के सकती हैं वही मेन होगा। अच्छा, ये वैसे निगम का चुनाव है, आप डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की बात कर रही हैं, ये किस तरह से है? क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर हमारे देश में सफाई नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बेसिकली सफाई, क्लीननेस से ही डेवलपमेंट होती है। कैसे सोचा आपने कि हम इस पार्टी को वोट देने, क्या वो मन में आया था? देखिए जी, हमारे को जिस पार्टी ने जो सब कुछ दिया है हम उसी को देंगे, और क्या दिक्कत है। ठीक है, आप बताइए जी। बस एक हमारी जिम्मेदारी समझ के हम अपना, क्या हमारा ये जिम्मेदारी भी है वोट डालना, और हमारा हक भी है। नहीं वो तो है, पर मतलब जैसे कि जिसको डाल रही हैं आप, उसको क्या सोच के डाल रही हैं भाई, ये समझना ताकि वो हमारे लिए सुविधाएं बढ़ाएं, हमारे को मतलब जो भी परेशानियां हैं वो हमारी सॉल्व हो उनसे। नगर निगम चुनाव के एग्जिट पोल सोमवार शाम 5:30 बजे के बाद ही आएंगे, जबकि नतीजे बुधवार 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है और उसको चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के जीवन काल में बीजेपी को चुनाव तो हराया है, लेकिन कभी भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। क्या इन चुनावों में ऐसा हो सकता है? जवाब मिलेगा 7 दिसंबर को। दिल्ली से रविचंद्रन शुक्ला और कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए अब राजस्थान पहुंच गई है। आज झालावाड़ में कांग्रेस के राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, और साथ ही साथ सचिन पायलट उनके साथ थे। जबरदस्त उनका वहां पर स्वागत किया गया। करीब ये जो पूरी यात्रा है 17 दिनों तक राजस्थान से होकर गुजरेगी। साथ ही साथ वहां पर क्योंकि मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंच रही थी तो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ही वहां पर थे। इस मौके पर राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ जमकर उनके स्वागत में वहां पर लोग थिरके, वो भी उन साथ में वहां पर पहुंचे, उनके साथ उन्होंने नाचे भी राहुल गांधी। अगले कुछ दिनों तक, जैसे मैंने आपको बताया, 17 दिनों तक राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी और ये बड़ा अहम पड़ाव है क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने गिले शिकवे भुलाकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ जुड़े रहते हैं। अब आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर बताते हैं ईरान से, जहां पर पिछले कई दिनों से हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। फाइनली जो वहां पर सरकार है, आखिरकार उसे प्रदर्शनकारियों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। और अब खबर यह आ रही है कि वहां की जो मोरालिटी पुलिस है, यानी कि जिसका काम था हिजाब का और बाकी इस तरह के जो कट्टरपंथी विचार हैं उनको लोगों के ऊपर लागू करने का, उसको अब खत्म करने की सरकार बात कह रही है। 16 सितंबर को एक छात्रा महसा अमीनी की मौत के बाद, जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी क्योंकि उनके सर से हिजाब थोड़ा खिसक गया था, उनकी मौत के बाद लगातार ईरान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रदर्शन में अब तक 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन लगातार जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया भर से जो आलोचना झेल रहे हैं और अपने ही देश में जो प्रदर्शन लगातार जारी हैं, बिना डरे बिना झुके जो प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके सामने सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। बात यह भी आ रही है कि शायद इस पूरे कानून पर ही सरकार पुनर्विचार करेगी।